जातिवाद अगर सीखना है तो जिनका सुबह शाम तक आप रट्टू तोता की तरह रट लगाते हैं आरएसएस और ब्राह्मण, उनसे जातिवाद सीखो कि कैसे अपने कमजोर व्यक्ति को सपोर्ट करके आगे बढ़ाया जाता है। यह जातिवाद है। अगर हमारा बहुजन समाज जातिवाद सीख जाए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं जो यादव अपने आप को जातिवादी मानते हो, इतने बड़े तुम जातिवादी होते तो एक पत्रकार डेवलप कर लेते सरकारों में रहते हुए। और जिनको लगता है कि मायावती बहुत बड़ी जातिवादी है तो अपनी सरकारों में पत्रकार डेवलप हो गए होते, ठेकेदार डेवलप हो गए होते, नहीं हुए। इसका मतलब जातिवाद का इस्तेमाल, जाति संगठनों का इस्तेमाल मजबूत लोग एक दूसरे को फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। केवल एक मजबूत लोग एक दूसरे को सुविधा पहुंचाने के लिए। सुविधा किस टाइप की? किसी जाति महासभा का कार्यक्रम हुआ, 3-4 नेता बनाए गए, वो भी सत्ता पक्ष के। विपक्ष का नेता जाति में नहीं माना जाता है, केवल सत्ता में जो शामिल है वो जाति का माना जाता है। तो आपने जाति के नेता बुलाए, जाति के अधिकारी बुलाए, फोटो खींची, अधिकारी उनसे कहेगा मेरी पोस्टिंग ठीक करवा दो, और नेता कहेगा क्या करें हमारी चल नहीं रही। उसके बाद वही फोटो जाके दिखाएगा मेरे साथ इतना समाज है तो मैं तुम्हारा गुलाम और पालतू बनने के लिए तैयार हूं, मुझे कुछ दे दो। तो हमें अब जो पहले फेज वाले हैं कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी भावना जागृत हुई कि लक्ष्मण का नाम जैसे ही लिया गया कि लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई, आपकी भावना जागृत हो गई, इससे भी मैं सहमत हूं। तब तक सहमत हूं जब तक किसी पटेल समाज के व्यक्ति को यह तकलीफ नहीं हो रही है कि अगर यहां का नाम बदल गया, जब तक ये कुर्मी महासभा नहीं कह रही कि हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे लाखन पासी के नाम पर रखे हुए लखनऊ का नाम अगर बदल दोगे तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। तब तक ये जायज है कि आप करें, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन हम इसी चक्कर में पिछड़ रहे हैं। क्या उनको देखो वो तो जातिवाद कर रहे हैं, उनको देखो वो जातिवाद कर रहे हैं, हम ही ठेका लिए हुए क्या तो मुजन हो गए हो। अगर ओबीसी महासभा के पदाधिकारी हो तब तो कम से कम बदल लो, बदलाव हो जाएगा। अभी इस बदलाव की मुहिम में आप अपना योगदान बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के नेताओं को, ब्यूरोक्रेट्स को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन जब इस तरफ उंगली करो कि हम क्या कर रहे हैं इस बदलाव की मुहिम में, तो हालत खराब हो जाती है। कोई भी प्राथमिक शिक्षक, कोई भी डॉक्टर या लेखपाल या जिसको कहते हैं कि बेरोजगार आदमी है, उस बेरोजगार से ज्यादा काम समाज के लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो फुल टाइमर बन सकता है। और हम लोग क्या करते हैं, मैं अनुरोध कर रहा हूं समाज के लोगों से कि हमें अपने समाज के, जिसको वेल्ला कहा जाता है, जिसको बेरोजगार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है केवल फोटो खिंचवाता है जा करके, वो तमंचा है, तमंचा, उस तमंचे को तोप बनाना है आपको। क्योंकि अगर उस तमंचे की दिशा आपने ठीक कर दी, वो दूसरी दिशा में जा रहा है, वो कावड़ जो ढोने वाला, वो जल उठाने वाला, उसकी दिशा अगर सामाजिक कर दी आपने, तो वो व्यक्ति आपको तोप बन करके दिखाएगा और आपके समाज के लिए, अपने बहुजनों के लिए लड़ करके दिखाएगा। तमंचे को तोप की तरह प्रेजेंट करना है। अरे बहुत संपर्क है उसका, बड़ा संबंध है उसका। मतलब अपने बीच में से हम लोग तो भाषण देके निकल लेंगे, अपने अपने संगठनों के बीच में जिस एक को तोप आप बना दोगे, उसी की बात आपका थानाध्यक्ष सुनने लगेगा, उसी की बात। लेखक, पत्रकार और वकील छोटे छोटे समूह में, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर पर, अगर आप काले कोट वालों का मिश्रण पत्रकारों के साथ और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ फिट कर देते हैं, 5 काले कोट वाले थाने पर खड़े हो जाएं छोटे छोटे समस्याओं पर, आपकी समस्या निपट गई, किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, केवल 5 काले कोट वाले खड़े हो जाएं। तो अगर हम अपने आप को बहुजन कहने लगे हैं, अगर अपने आप को बहुजन कहने लगे, जो नहीं कह रहे उनसे कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने आप को बहुजन मानने लगे हैं, अगर अपने आप को दलित मानने लगे हैं, अगर अपने आप को पिछड़ा मानने लगे हैं, तो जाति महासभा में पदाधिकारी मत रहो। अगर मानने लगे हो तो, क्योंकि बहुजन कॉन्सेप्ट और जाति की श्रेष्ठता एक साथ नहीं चल सकती, किसी कीमत पे नहीं चल सकती। क्यों बता रहा हूं आपको, ये बड़े दिन बाद समझा, मैं भी खूब जातिवाद कर चुका हूं, खूब जातिवाद किया, सबकी शुरुआती वैसे ही होती है। जब इसी कार्यक्रम में अगर हम कहें जाग जाओ पूजा देवी पासी के वंशजों, जाग जाओ बाबा साहब के वंशजों, जाग जाओ कुर्मी क्षत्रिय सूरवीरों, अगर इसी मंच पे कहें
तो जो हमारा चौरसिया भाई यहां बैठा होगा और उसकी जाति का नाम नहीं लिया जाएगा, वो कहेगा जाग जाओ, चुनाव में तुम्हें बताएंगे कितने बड़े जाग रहे हो। मतलब तुम्हारा ही भाई तुमसे नफरत करने लगेगा इस जाग जाओ के चक्कर में, क्योंकि उसको यह डर लगेगा अगर किसी गांव में यही मीटिंग सजाओ, एक जाति के लोग सजाएं और पूरे जोर से कहें, भाई जब जाति महासभा की मीटिंग सस्ती है तो सब अपने आप को राजा महाराजा बताते हैं, सब बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुर्मी छत्री, यादव छत्री, अहिर छत्री और वो निषाद हैं जल पछाड़ छत्री, और प्रजापति कहने लगे ब्राह्मण हैं हम तो, विश्वकर्मा ब्राह्मण है, और पासी समाज के लोग भी कहेंगे हम क्षत्रिय हैं। तो ऐसे में क्या दिक्कत होती है कि जब गांव में आप बड़े जोर से हल्ला मचा रहे होते हैं, जाग जाओ इस वंश के लोगों, तो आपका ही भाई जो आपके बगल में रहता है उसको आपसे असुरक्षा का खतरा हो जाएगा। ब्राह्मण ठाकुर आपसे नहीं डरेगा, ये गलतफहमी निकाल दीजिए, आपका अपना भाई आपसे डरने लगेगा, अपना भाई। अभी तक यही हुआ है, हमने ये जाग जाओ कह के अपने भाइयों को अपने से दूर कर लिया। इसलिए जो लोग जाति महासभाओं से जुड़े हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर बहुजन हो गए तो फिर बहुजन हो जाओ, अगर हो गए तो। वैसे ही मैं कहता हूं कि अगर पाखंड विरोधी हो गए तो मैं सबको थोड़ी टोक देता हूं कि मेरे घर पे धागा पहन करके आना मना है, लेकिन अगर जय भीम बोलते हुए आओगे तो लाल धागा नहीं चलेगा। जय श्री राम करो, लाल धागा बांधो, हमसे कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारी आइडियोलॉजी है। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी में घुस करके जय भीम के साथ लाल धागा बांधे रहोगे तो भैया आइडेंटिटी कार्ड तो उन्हीं का लटकाए हो, तो आइडेंटिटी कार्ड तो कटना पड़ेगा ना। तो ये छोटे छोटे अनुरोध हैं। एक अनुरोध और, मेरे पास आज भाषण नहीं है, अनुरोध कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर सेकेंड थर्ड फेज में हो तो अपने घर में अगर एक जाति के महापुरुष की तस्वीर टांगे हो तो बदल दो, 4-5 लगा लो। छोटे छोटे प्रयोग हैं ये। और अगर किसी बहुजन कॉन्सेप्ट, ये जो कह रहा हूं ये हर बार संभव नहीं है कि आप शादियों में जा रहे हैं तो भी ये हो जाए। अगर बहुजन कॉन्सेप्ट के कार्यक्रमों में जा रहे हो तो अपनी गाड़ी से उतरने वाले 5 लोग एक जाति के नहीं होने चाहिए, अगर बहुजनों के कार्यक्रम में जा रहे हो तो। वरना आप जातिवाद करो, जाति के संगठन बनाओ, हमसे क्या तकलीफ है। लेकिन जो आपने कहा डॉक्टर जितेंद्र जी ने कि हमने बुद्धिजीवियों को बुलाया है, तो मेरी समस्या यही है, मेरा सवाल यही है कि हर मंच पे आने वाला शख्स, मैं जितने मंचों पे जाता हूं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जहां जहां जाता हूं, हर जगह पाखंड विरोध की बात होती है। तो मेरा सवाल यह है कि अन्ना हजारे आंदोलन के समय में हिंदुस्तान समाचार पत्र में था, मेरे अलावा सभी लोग अन्ना हजारे आंदोलन के समर्थन में थे, केवल मैं विरोध में था। तो मेरे संपादक ने एक दिन पूछा कि आप क्यों विरोध में हैं, तो मैंने कहा कि क्या वास्तव में इस देश में लोग भ्रष्टाचार के विरोध में हैं? तो बोले हाँ हैं। तो हमने कहा सब भ्रष्टाचार के विरोध में है तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? वैसे ही मेरा सवाल है कि अगर बहुजन कॉन्सेप्ट वाले लोग पाखंड के विरोध में हैं तो पाखंड हो कहां से रहा है? गजब हाल है। मैं दीक्षा भूमि गया, अभी नागपुर की दीक्षा भूमि, वहां भी आइडेंटिटी कार्ड लटका योग मिल गए, हाथों में भी आइडेंटिटी कार्ड, गले में भी आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब हमने भीड़ की संख्या बढ़ाने के चक्कर में मुद्दे छोड़ दिए, विचारधारा त्याग दी, संगठन चलाने के चक्कर में। क्या करें यार नीरज भाई, अगर ऐसे टोकने लगेंगे तो लोग आएंगे ही नहीं, ना आए भाड़ में जाएं। नेताओं का काम है भीड़ बुलाना, बुलाएं और जैसे इस्तेमाल करना है करें, लेकिन हमारे यहां आओ या ना आओ, आइडेंटिटी कार्ड कटवा के ही आना पड़ेगा, एकदम क्लियर। एक लाइन तो खींचनी पड़ेगी। लाइन खींचने का देखिए कितना बढ़िया उदाहरण है। अभी डॉक्टर आर के वर्मा जी भाई है अपने, अभी एक लाइन पर बोल के गए हो, एक लाइन खींची, देखिए लाइन का असर देखिए आप। तथा कथित मजबूत सीएम जो किसी बात से पलटते नहीं हैं। अगर आपने इंटरव्यू सुना हो जब लाखन पासी और लक्ष्मणपुरी के नाम पर पूछा जा रहा था सवाल, हैसियत नहीं हुई पूरे भाषण में लक्ष्मण का नाम लेने की। गौर करिए, यह है बहुजन पिच। जब उनकी धार्मिक पिच को सामाजिक न्याय की पिच से चुनौती दोगे तो मुंह सूख जाएगा। हैसियत हो तो कह दो लखनऊ का नाम बदलेंगे, हो हैसियत तो कह दो। नहीं कह सकते क्योंकि समाज तैयार हो गया था कि नाम बदलोगे तो तुम्हें बदल देंगे, इसलिए हिम्मत नहीं पड़ी। यह है एक्चुअल सामाजिक न्याय की पिच। अभी
बीजेपी बुरी तरीके से घबराई हुई है, भड़बड़ाई हुई है, क्योंकि प्रजापति कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, तेली कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, कलवार कहने लगा कि मेरा अपमान हुआ है, और अपने आप को तथाकथित छत्रित्व लादे हुए अपने ऊपर कुर्मी समाज के संगठन का पहला बैनर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर लगा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो जब आप अपनी पिच पे खेलने लगे, धार्मिक पिच बीजेपी की सशक्त पिच है, उस पिच पे आप कितनी भी बैटिंग करो धुआंधार छक्का बीजेपी ही लगाएगी। आपकी पिच यही सामाजिक न्याय का एजेंडा है। जैसे अंतर बताता हूं, शंभू भाई ने एक चर्चा की थी नामकरण की राजनीति पर। लोक भवन आपने बनवाया, आपके पास वैचारिक दरिद्रता इतनी है कि आपके पास महापुरुषों के नाम ही नहीं थे, तो आपने लोक भवन का नाम कुछ नहीं रखा, ना कोई मूर्ति लगवाई। अटल जी की लग गई, स्पेस खाली रखोगे जो सरकार आएगी लगाएगी। आपने स्टेडियम का नाम रखा इकाना। इकाना का मतलब कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? कोई जानता हो बताइए? नहीं पता है? अब आप देखिए, इसको कहते हैं वैचारिक दरिद्रता। अगर इकाना स्टेडियम का नाम सावित्रीबाई फुले के नाम पे होता, अगर इकाना स्टेडियम का नाम लाखन पासी के नाम पे होता, तो कितने लोग जानते? सब जानते। यह है वैचारिक दरिद्रता की बात, और तब हिम्मत नहीं होती बदलने की। लेकिन एक इसमें खेल हुआ है जिसकी वजह से बीजेपी नहीं बदल रही है। इकाना का नाम, मैंने एक सपा के विधायक से पूछा कि इकाना नाम क्यों रख दिया और कोई नाम नहीं मिला, तो बताए विष्णु भगवान का नाम है इकाना। मतलब इतनी वैचारिक दरिद्रता है कि आपके पास महापुरुषों के नाम नहीं है। जब आप किसी महापुरुष के नाम पर कुछ रख देंगे तो फिर सामने वाले की हैसियत नहीं होगी बदलने की। जब खाली छोड़ दोगे तो सब कुछ अटल जी के नाम पे है ही है, सब दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर नेता ना बिकने वाला चाहिए, अगर नेता विचारधारा वाला चाहिए, तो जनता भी तो ना बिकने वाली होनी चाहिए और जनता भी तो विचारधारा वाली होनी चाहिए। अब समस्या यह है कि पत्रकार ईमानदार चाहिए, नेता ईमानदार चाहिए, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम खेल कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। वैचारिक कम से कम ईमानदारी तो चाहिए। यह बात सही है कि हमारे बहुजन समाज के तमाम घरों में आज भी वो समस्या है कि घर का खर्च ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो राशन उनके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कहा मना किया कि राशन ना लो? ये किसी ने मना किया क्या? वो कोई पार्टी नहीं दे रही है, ध्यान रखिएगा, सरकार दे रही है और पैसा आपका है, वो ले लो। लेकिन जब ये अंगूठे की ताकत दिखाने जाते हो तो जरूरी है कि उससे प्रभावित हो जाओ। उस समय तो माइंड इस्तेमाल कर लो अपना, और माइंड इस्तेमाल करते समय मैं किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूं, किसको विरोध में देना, किसके समर्थन में देना। अनुरोध ये कर रहा हूं कि अपने मुद्दों के आधार पर देना, उनके मुद्दों पर आधार पर मत देना। आप नौकरी पेशा से पूछिए, किसी बेरोजगार से पूछिए, डॉक्टर से पूछिए, प्रोफेसर से पूछिए, मुद्दे सबके एक, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, भारत चीन। अपने घर के बच्चों का भविष्य भी देख लो, बस्ते भी देख लो, सिलेंडर का दाम भी देख लो, महंगाई भी देख लो, निजीकरण देख लो, किस तरीके से रेल गेल भेल सब बेचा जा रहा है। अभी निजीकरण की जो बात हो रही थी, भले ही कहा हो शंभू भाई ने कि निजीकरण कुछ मामलों में अच्छा है, जो लोग खुद से रोजगार कर रहे हैं वो निजीकरण के पैमाने में नहीं आता है। निजीकरण का मतलब है सरकारी सिस्टम को बेच करके निजी कर देना, और वो बहुजन के लिए बहुत घातक है। आज आपको जो ठेके पे भी जो ठीक ठाक पैसे मिल जा रहे हैं, कल के दिन अगर निजीकरण हो गया तो उसी 15,000 20,000 की मजदूरी के लिए रगड़ जाओगे, मिलेगी नहीं। यह है हकीकत उस निजीकरण की। इसलिए जो बेचने का सिस्टम है, उस बेचने, इनको तकलीफ क्यों है? तकलीफ यह है कि अब ओबीसी एससी वर्ग के लोग नौकरियों में आने लगे, और नौकरियों में आने लगे तो ये चाह करके भी, भाई तुम हमारे लोगों को कहां रोक लोगे? तुम डीएम एसपी नहीं बनाओगे, तुम सिपाही से हटा दोगे क्या? तुम यार हमारे सरोज भाइयों को, हमारे यादव भाइयों को, प्रजापति भाइयों को सिपाही बनने से रोक दोगे क्या? वो तो मदद करेगा ही ना हमारी। तुम हमारे एसडीएम नहीं बनाओगे, तुम्हारे लेखपाल कहां ले जाओगे? ये तकलीफ है। इसलिए ये लोग निजीकरण की बात करते हैं। और निजीकरण इतना ही अच्छा था तो कोरोना के समय में निजी क्षेत्र से लोगों को क्यों नहीं लगा दिया? उस समय काम करेगा सरकारी टीचर, काम करेगा सरकारी डॉक्टर, काम करेंगे सरकारी अस्पताल, प्राइवेट बंद हो जाएंगे उस समय।
इसलिए निजीकरण किसी भी कंडीशन में हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। निजीकरण का और देश के संवैधानिक सिस्टम को खत्म करने का हर कीमत पर हमको विरोध करना ही करना है। अब जैसे ये भाई बैठे हुए हैं पीला टॉवल बांधे हुए, अब आपको लग सकता है कि यार इतनी बड़ी बड़ी बातों में हम क्या करें। कुछ ना करिए, मुंह तो चला सकते हैं। जितनी बातें यहां समझ में आई 2 लोगों के कान में फूंक देना जाके, बस हो गया काम आपका। ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। और यहां जिन लोगों के हाथ में मोबाइल है वो ये ना सोचें कि शंभू कुमार और नीरज पटेल ही पत्रकार हैं। हम तो प्रोफेशनल पत्रकार हैं। जिनके हाथ में मोबाइल है वो सब पत्रकार हैं। आपको कुछ एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत मेरे पास फोन आते हैं कि भैया हमने लिख दिया, हमारे पास FIR हो गई। आपको उल्टा पुल्टा नहीं लिखना, उसके लिए हम लोग हैं। हम लोगों का थोड़ा चर्चित हो गए तो हिम्मत नहीं होती जल्दी छूने की। तो आप लोगों को कुछ ऊट पटांग फेसबुक पे नहीं लिखना। एक उदाहरण से समझा देता हूं। जैसे राजू दास की कुटाई हुई, सबको पता है। तो आपको ये लिखने की बजाय कि लंठ पीट दिया गया, इसको ठीक मारा, आपको लिखना क्या है? एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आपको लिखना चाहिए इस तरह के मामलों में, मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, एक संत को लात जूतों से नहीं पीटना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अब इसमें कौन सी धारा में आप FIR होगी बताओ? आपको लिखना है, लेकिन जब आप गांव के लेवल पर हैं तो आपको ये भी, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपको धर्म पे नहीं लिखना, हम लोगों के ऊपर छोड़िए, बिल्कुल नहीं लिखना है। आप सुबह उठिए, आप लिखिए जातिवाद जनगणना चाहिए, आप लिखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, आप लिखिए कि निजीकरण नहीं चाहिए। कौन सी धारा में अपराध है? आप सिर्फ अपने मुद्दे, सुबह सुबह अगर इतना ही अंदर से कीड़ा को बुलाता है तो अपने मुद्दे लिखिए, क्योंकि आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ये गलतफहमी मत रहिएगा। हमको सबको अपनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन यहां से, दिमाग से, वर्तमान संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी है। जहां जोश की जरूरत हो वहां संगठित होकर के नारे लगाओ, साला किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जब इंडिविजुअल हो गए तो इस तरह की कोई भी चीज फेसबुक पर, ट्विटर पर, किसी भी सोशल मीडिया पर, जैसे आज का कार्यक्रम है, आप कहिए गर्व के साथ कि हमने समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। और हकीकत है भाई, किसी को उंगली करने से बेहतर यह है आप मुझसे बताइए कि क्या यह कार्यक्रम समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं कि देश के संसाधनों को मत बेचो, तो इसमें तो सवर्णों का भी फायदा है। केवल अकेले हमारे लिए है क्या संसाधन? अगर हम कह रहे हैं कि जातियां खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, ऊंच नीच खत्म करो, भेदभाव खत्म करो, तो ये समाज निर्माण ही तो कर रहे हैं। यही तो भारत का संविधान चाहता है। तो हमसे बड़ा संवैधानिक कौन हो गया बताइए? यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग बोल के गए, असली संविधान का काम तो हम ही लोग कर रहे हैं। जो लोग हमको कहते हैं कि आप तो नास्तिक हैं, मैंने कल बाराबंकी में भी सवाल पूछा था, आप लोगों से भी पूछ रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप तो नास्तिक हो गए, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, आस्थावान हैं, मैं उन आस्थावानों से पूछना चाहता हूं और आप लोग भी पूछ लीजिएगा। मैं चूहे को चूहा मानता हूं, गणेश का वाहन नहीं मानता, चूहा मानता हूं, एक जानवर मानता हूं, लेकिन मैं चूहा पकड़ने के लिए पिंजड़ा रखता हूं और चूहा पकड़ के फेंक देता हूं। व्यक्तिगत चीज बता रहा हूं, पंकज मेरे घर में रहते हैं, अगर गलत बोल रहा हूं। लेकिन जो लोग चूहे को गणेश का वाहन मानते हैं, उनमें से 99% लोग चूहा मार दबा रखते हैं। तो काहे के धार्मिक हो तुम? कैसे धार्मिक हो?